हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है, यानी कि हिंदी की क्लास। आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि आपकी राजन सीरीज चल रही है। तो राजन सीरीज में जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे, जैसे कि तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द आपका हो गया, लोकोक्तियां, मुहावरे हो गए। ये सारी चीजों की क्लास हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक, क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक से आपके दो दो प्रश्न बनते हैं। तो यानी पांच, कम से कम 7-8 टॉपिक है, तो 7-8 नंबर का आपका वहां से बनता है, ठीक। अभी हम पेपर जब ये अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी जब फिनिश हो जाएगा, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना नंबर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो इसको नोट करिएगा कि आप लोगों को मैंने लेखक और कवियों का जीवन परिचय पढ़ाया हुआ है। आपकी बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, वैसे तो बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बीटीसी में आपको पढ़ना है, जो बीटीसी का सिलेबस है, उसी को देख के मैंने बिल्कुल छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए बनाया है। उसमें लेखक और कवि के बारे में सब कुछ है। वो एक बार आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद ये अब पढ़ेंगे आप। इससे मतलब वो क्लास कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं से फंसेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आधुनिक मेरा किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक मेरा किसे कहा जाता है। तो समझिएगा, आपकी जो आधुनिक मीरा है वो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं, यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं, ठीक। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, ठीक। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1554 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पता 2024 में आप लोगों को क्या पूछ ले। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो मैंने उसमें सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है, जो जो जरूरी है वो पढ़ाया है। क्लास कर लीजिए, चीजें समझ में आएंगी। तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए, यानी कि रचना की दृष्टि से आपको शब्द के भेद बताना है। तो देखिएगा, रचना की दृष्टि से शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपके। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। इसकी भी क्लास मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। चलिए देखिएगा, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन क्या होता है? आप सभी को पता है, सस्वर, यानी कि जब हम तेज तेज बोल के पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ। मौन वाचन जो चीजें हम मन में पढ़ते हैं, हम मन में बोलते हैं, ठीक। तो देखिएगा, मौन वाचन की 2 विशेषताएं कौन सी है। पहली विशेषता तो यही है कि जब हम मौन वाचन करते हैं ना, तो उसमें हमारे समय की बचत होती है। समय की बचत होती है, प्लस हमारी ऊर्जा की बचत होती है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आप जब चीजों को तेज तेज बोल के पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, प्लस आपकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती है। उसी चीज को जब आप अपने मन में पढ़ेंगे तो क्या होता है, टाइम भी बचता है और आपका एनर्जी भी बचता है, ठीक। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या है वो देखेंगे।
किसी दूसरे को पढ़ने में असुविधा नहीं होती। यानी जब मौन वाचन आप करते हैं, मन में जब आप पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपके आसपास कोई और बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसको डिस्टरबेंस नहीं होती है ना? आप लोग ध्यान दिए होंगे, आप लोग की फैमिली में बहुत सारे बच्चे अगर होंगे, छोटे में ज्यादा, अब तो बिल्कुल कोई मौन वाचन ही सभी पढ़ते, सस्वर कोई नहीं पढ़ता है। तो अगर आप तेज तेज बोल के पढ़ते रहते हैं, तो सब कहते हैं मन में पढ़ो, डिस्टर्ब हो रहा है ना? तो वही कहने का मतलब है कि मौन वाचन जब करते हैं, तो किसी दूसरे को जो है किसी प्रकार का डिस्टरबेंस यानी असुविधा नहीं होती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। तो लोकोक्ति की दो विशेषताएं पूछ रहा है। पहली विशेषता क्या है? हास्य व्यंग्य से युक्त है। यानी कि आपकी जो लोकोक्ति है वो हास्य व्यंग्य से युक्त है। ठीक। और आपकी जो लोकोक्ति है, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये प्राचीन परंपरा से जुड़ी होती है। ठीक। दूसरी विशेषता क्या है कि ये प्राचीन परंपरा से जुड़ी होती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक। क्या है? हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। देखिएगा, उन्नति का जो है विलोम होता है अवनति, और कृपण का होता है दाता। ठीक। चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का जो तत्सम है वो श्रावण होता है, और किसान का जो तत्सम है वो कृषक होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। आंसू के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना क्या है? असंभव कार्य करना। ठीक। यानी असंभव कार्य करना। तो देखिएगा, इसका वाक्य प्रयोग आप किसी भी चीज में कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा कि एक एक वाक्य जो है इस पे बना के कमेंट करिएगा। आकाश से तारे तोड़ लिया ना, या आकाश से तारे तोड़ लेना, इसका वाक्य प्रयोग आप कमेंट में करके हमें बताइएगा। ठीक। चीजें बहुत इजी है। देखते हैं आप लोग किस प्रकार से जो है वाक्यों को बनाते हैं, आप लोग की सोच किस प्रकार की है, उस तरह का हम एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो हिंदी जगत में महाप्राण कवि जो है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो महाप्राण कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो महाप्राण कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उछाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछाह का जो तत्सम है वो उत्साह है, और चितेरा का जो तत्सम शब्द है वो चित्रकार है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तद्धति प्रत्यय किसे कहते हैं? तो धातु को छोड़कर, ठीक, धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धति कहलाते हैं। यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वही आपके तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। कुलीन महिमा कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुलीन महिमा कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है। तो पहले समझिएगा, जो प्रत्यय होता है वो शब्दांश के अंत में लगता है, बाद में लगता है। जैसे कुलीन है ना, तो कुल धन ईन, इसमें क्या है? आपका ईन प्रत्यय है। कुलीन में क्या है? ये आपका ईन प्रत्यय है। ठीक। महिमा, महिमा में क्या है? आपका ईमा प्रत्यय है। क्या है? ईमा प्रत्यय है। ठीक। कौंतेय, कौंतेय में क्या है? आपका ए प्रत्यय है। कौंतेय में क्या है? आपका ए प्रत्यय है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। 2018 में पूछा है। तो कोकिल का जो तद्भव शब्द है वो आपका कोयल होगा, और कूप का जो तद्भव शब्द होगा वो आपका कुआं होगा। ठीक। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो देखिएगा, ये वाला जो आपका चिन्ह है ना, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। तो
इसमें देखिएगा ये जो आपका चिन्ह है ना, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? ठीक, लोकोक्ति किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है, यानी जो लोकोक्ति होती है ना, ये इसके पीछे क्या होता है, कोई घटना होती है, कोई पुरानी कथा होती है, जिससे निकली बात लोगों की जुबान पर इतनी चल निकलती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों के द्वारा कही हुई उक्ति, यानी लोगों के द्वारा कही हुई वाक्य, यानी जब कोई इंसिडेंट होता है या कोई लोक कथा होती है तो उस टाइम पे लोगों के द्वारा जो बातें निकलती है वही इतना फेमस हो जाता है, वही आपका लोकोक्ति कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग क्या है ये समझिएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से ठीक पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है, वही आपका उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग मतलब कि जो पहले लगता है, शब्द से क्या होता है, पहले लगता है। जैसे समझिएगा आपका हार क्या है, एक शब्द है। ठीक, अब ये आपका शब्द है, इसके पहले अगर आपका प्र लग गया तो ये आपका क्या बन गया, प्रहार लग गया। इसके पहले आपका प्र लग गया तो प्रहार बन गया। यही प्र आपका क्या है, उपसर्ग, यानी कि शब्द के जब पहले लगता है तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देती है, कि वो कुछ खास बना देती है या फिर उसके अर्थ को ही बदल देती है, वही आपका क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे हार में अगर हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए, यानी अध उपसर्ग लगाकर आपको 5 शब्द बनाने हैं। तो अधपका हो गया, अध कचरा हो गया। ठीक, हेलो, तो देखिएगा कितना है, अध उपसर्ग लगाकर क्या है, 5 शब्द बनाइए पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो अधपका, अध कचरा, अधमरा, अध खिला, अध जला। ठीक, ये आपका अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाया गया है। अध पका है, अध कचरा, अध मरा, अध खिला, अध जला। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते हैं? आपका जो हिंदी में जो प्रयुक्त उपसर्ग होते हैं वो किन शब्दों में जुड़ते हैं पूछ रहा है। तो हिंदी में जो प्रयुक्त उपसर्ग होते हैं ना, वो आपके तद्भव में ठीक या देशज शब्दों में जुड़ते हैं। ठीक, किस में जुड़ते हैं, तद्भव या फिर देशज शब्दों में जुड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिएगा, उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, तो अधिष्ठाता यानी इसमें क्या है आपका अधि उपसर्ग है, और निरोग में आपका क्या है, निरुपसर्ग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल जो है वो आपका अरबी भाषा का उपसर्ग है। अल क्या है, अरबी भाषा का उपसर्ग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो सेम वही चीज है, बट क्या है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय आपका बाद में लगता है। तो जो शब्दांश ठीक किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो हिंदी में समास के कुल 6 भेद हैं। ठीक, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, 6 समास होते हैं। आपका समास से लगभग आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? ठीक, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है, इसको हम देखेंगे।
तो देखते हैं आपका चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है पूछ रहा है ना। तो चतुर्भुज यानी बहुब्रीहि समास क्या होता है कि यह किसी तीसरे को जो है इंडिकेट करता है ना। तो चतुर्भुज यानी चार भुजा है जिसके, है ना। लंबोदर यानी लंबा है, उदर यानी लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। यानी कि जब किसी तीसरे की विशेषता बताए तो आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। चतुर्भुज, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं संख्यावाची देखते हैं तो उसको द्विगु बता देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन जब आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा तो उसमें आपको दो में से एक ही देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या तो द्विगु देगा, ठीक। चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो देखिएगा, अकाल से पीड़ित, शरणागत, रामायण, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो पंचवटी और त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है। पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है, पंच यानी पांच, त्रि यानी तीन, ठीक। तो इसलिए आपका क्या है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो परमानंद और सर्वोत्तम में आपका कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास। मैंने आपको समास भी पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई बहन तथा रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो देखिएगा, भाई बहन और रुपया पैसा में दोनों में आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ये जो आपका डैश लगा है ना, इसी से आप पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। और जब ये डैश हम हटाते हैं तो ये आपका और लग जाता है, ठीक। भाई बहन यानी भाई और बहन, और अगर आपका संस्कृत रहता है तो वहां पे च लग जाता है, क्योंकि च को हिंदी में और बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है? तो महापुरुष, मृगनयनी में आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास एक तरह से विशेषण जैसे नहीं होता है कि क्या होता है, वो विशेषता बताता है, वही आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे पुरुष कैसा है? महान यानी महान है। नयन कैसे है? मृग जैसे है ना। तो इसी चीज से अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका विराम चिन्ह में, है ना, विराम चिन्ह में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह है वो किस चीज का होता है? तो विराम चिन्ह में सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो आपका अल्प विराम चिन्ह का होता है, ठीक। किसका होता है? अल्प विराम चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव जो होता है, भाव विचार, वो सरल हो जाता है, वो सुबोध हो जाता है ना। जैसे समझिएगा, ये है आपका रोको, ठीक, मत, जाने दो, है ना। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, एक मिनट वेट करिएगा, उसको इरेज करके थोड़ा स्पेस वाली जगह पे लिखते हैं। देखिएगा, जैसे है रोको, मत, ठीक, जाने दो। तो अगर हम यहाँ कॉमा लगा दे रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि रोको मत, यानी कि उनको मत रोको, जाने दो, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस सेम यही लिखेंगे, बस आपका विरा चिन्ह का ही फेरबदल रहेगा, ठीक। रोको मत जाने दो, है ना। देखिएगा, रोको मत, यहाँ कॉमा लगा है तो रोको मत यानी कहा जा रहा है कि मत रोको, क्या करो, जाने दो उसको, मत रोको जाने दो। लेकिन दूसरा है रोको, यहाँ पे कॉमा लगा है तो रोको मत जाने दो, यानी कि रोक लो उसको, मत जाने दो। तो वही आपका देखिएगा, एक छोटा सा जो चिन्ह है वो कितना ज्यादा डिफरेंस जो है क्रिएट कर देता है ना। चलिए, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है, चाहे कोई भी चिन्ह हो आपका, उससे क्या होते हैं, हमारे विचार सरल होते हैं और सुबोध हो जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो आपका जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वो प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। यानी कि अगर कोई खुश है या फिर कोई घृणा वाली चीज है, जैसे आहा, छी, गंदा, ऐसा चीज होता है तो वहां पे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। हर्ष का हो गया,
है ना, दुख का हो गया तो वहां पे क्या होता है, ये आपका चिन्ह लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प का पर्यायवाची दो लिखना है, फूल और कुसुम, और बिजली का जो पर्यायवाची है वो है विद्युत और दामिनी। ठीक, तो 35 क्वेश्चन हमने किया है लगभग, अभी और क्वेश्चन है आपके लगभग 40 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कल हम डिस्कस करेंगे। तो इसको क्लास को देख लीजिए आप, क्लास कैसी लगी है, समझ में आया कि नहीं आया है, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।